कहानी उत्तर प्रदेश के एटा की है। एटा के चमत्कारी गांव की। इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की थी। आवाज़ कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कई खौफनाक हवेली या भूतिया हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहाँ कोई रहता हो। इसीलिए दास्तां कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता है। मगर जिस हवेली का जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है, वहाँ एक परिवार रहता था, मेरा परिवार। और साथ में रहती थी रमिया बाई, जिसे मरे 2000 साल का वक्त गुजर चुका था। अगर वक्त के पन्नों में हिसाब लिया जाए तो ये हवेली करीब 2000 साल पुरानी है। ये हवेली बाकी हवेलियों की तरह वीरान नहीं, बाकायदा आबाद थी मेरी परिवार के लोगों से, मगर दबा है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में ज़िंदगी और मौत के साथ साथ रहते हैं। जब मेरा परिवार इस हवेली में रहने आया तो आसपास के सब लोगों ने मुझे यहाँ रहने से मना किया था। मुझे आज भी ये बातें सब याद हैं। जब हम हवेली में गृह प्रवेश कर रहे थे तो गांव के लोगों का काफिला हमें अंदर जाने से रोकने आया था। आदमी, चौधरी साहब, ये अनर्थ मत करिए, आपका पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है, पत्नी है, फिर आप सारी दुनिया छोड़कर इस हवेली में रहने आए हो। पापा, अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? मैंने हवेली को रहने के लिए ही खरीदा है। इतनी आलीशान हवेली है और आप लोग हमें यहाँ रहने से मना कर रहे हैं। क्या कोई भूत के साथ रहते हैं इस हवेली में? आदमी रहना ही नहीं साहब, रहती है। तवायफ रमिया बाई रहती है इस हवेली में। कितने लोगों ने इस हवेली को खरीदा और अपनी परिवार की तबाह करके चले गए। इतने बुरे हालात हुए कि उनकी लाशों को चिता देने के लिए कोई उनका अपना जिंदा नहीं बचता। गांव वालों और पापा के बीच में इस बहस घंटों तक चली, पर मेरा सारा ध्यान अभी भी वो हवेली पर ही था। वैसे पापा ने सही कहा था, हवेली दिखने में तो आलीशान थी। मैं बाहर खड़ा हवेली को ही निहार रहा था कि तभी मैंने देखा एक औरत हवेली की छत पर पैर लटकाए हमें ही देख रही है। दिखने में डरावनी थी, बाल भी इस तरह बिखरे कि कोई देखकर ही पागल हो जाए। पर इससे पहले मैं उस औरत का जिक्र किसी से कर पाता, वो मुझे अपना सपना ही लगा। मैंने इस अपने लड़कपन को वह वहम समझकर भुला दिया। इधर पापा और गांव की बहस का कोई नतीजा नहीं निकला। पापा अपनी जिद पर अड़े रहे और गांव वाले थक हार कर चले गए। पापा हम सबको साथ में लिए गुस्से में हवेली के अंदर चल दिए, पर हवेली के अंदर जाने से पहले मुझे गांव वालों का कहा आज भी अच्छे से याद है। आदमी, चौधरी साहब, हवेली के बाहर ही खाली अर्थी छोड़ के जा रहे हैं, आपको जल्दी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पापा ने गांव वाले की इस बात को हवा में उड़ा दिया। हम पापा के साथ हवेली के अंदर जा ही रहे थे कि तभी मैंने देखा वही औरत अब हवेली की खिड़की से हमें ही अंदर आते देख रही है। इस बार मैंने जानबूझकर किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने भाई बहन के साथ मिलकर इस औरत को ढूंढ निकालूंगा। मैंने ये बात अपने छोटे भाई अनुज और बड़ी बहन पल्लवी को बताया तो वो लोग भी मेरे साथ खेलने को तैयार हो गए। रात होते ही सबसे पहले तो छत पर गए, जहाँ सबसे पहले मैंने उस औरत को देखा था। फिर उसके कमरे में जिस खिड़की से वो हमें देख रही थी। फिर तीनों भाई बहन में से किसी को कुछ नहीं मिला, बस पायलों की छन छन सुनाई देती थी, पर कोई दिखाई नहीं देता था। अभी 3-4 दिन ही गुजरे थे कि मैंने माँ को पापा से कहते सुना कि उन्हें भी रात को किसी पायल की आवाज़ सुनाई देती है और कई बार तो उन्हें औरत भी दिखाई देती है जो अक्सर बात करती रहती है। छोटा भाई 2 बार सीढ़ियों से गिर चुका था। बड़ी बहन का शरीर हमेशा ही सर दर्द करता रहता था। पापा ने तो हवेली में आते ही बिस्तर पकड़ लिया था। उन्हें अक्सर बुखार रहता और माँ का कभी हाथ कट जाता तो कभी साड़ी जल जाती। कितनी बार तो मरते मरते बची थी। अब हमें सबको ये हवेली अजीब लगने लगी थी। घर का हर सदस्य उस औरत की झलक को हवेली में घूमते हुए देख चुका था। पापा भी बोलते थे कि वो दूसरे घर के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पैसों की बहुत कमी है। जितने पैसे थे उन्होंने इस हवेली को खरीदने में लगा दिए। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसे याद कर आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। डर के मारे अब हम सभी एक ही कमरे में सोने लगे थे। रात को 3 बज रहे थे कि अचानक ही कोई हमारे कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा। सबकी नींद एक पल में सुर्ख हो गई। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, मेरा छोटा भाई अनुज हवा में ऊपर उड़ गया। उसकी अकड़ियाँ हड्डियाँ अकड़ने को हो गई थी। वो दर्द के मारे रो रहा था, चीख रहा था, पर वो इतना ऊपर था कि उसे कोई छू भी नहीं पा रहा था। हम सब ने उसे नीचे लाने की बहुत कोशिश की, पर हम सब नाकामयाब रहे। अनुज, माँ, ये आंटी मुझे मार रही है, मुझे दर्द हो रहा है, पापा मुझे बचा लो, ये आंटी मुझे मार डालेगी। छोटे भाई की बात सुनकर हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे, पर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक हम सबको
तवायफ रमिया बाई हवा में नजर आने लगी। पहली बार हमने रमिया बाई को देखा था, बेहद डरावनी और खूंखार। उसने पैरों में पायल पहनी हुई थी, उसका श्रृंगार भी तवायफ वाला था। उसने अनुज की गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक वो छटपटाता रहा। जैसी अनुज की मौत हुई, रमिया ने अनुज की लाश को हम सबके सामने गिरा दिया। माँ पापा की चीख निकल गई। पर ये तबाही की सिर्फ शुरुआत थी। अनुज को मारने के बाद रमिया ने माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया और गर्दन से पकड़कर उन्हें कमरे में के एक कोने में फेंक दिया। फिर तुरंत ही पापा पर हावी होकर उसने जिस्म से उनके दोनों हाथों को बाहर खींचकर फेंक दिया। पापा लहूलुहान हो चुके थे। पापा, मालती, ये तुम कर रही हो? होश में आ जाओ मालती। मगर माँ ने पापा की एक न सुनी और पापा को बालों से पकड़कर रमिया उनका सर उनके धड़ से अलग करने पर उतारू हो चुकी थी। पापा जानते थे कि अब कुछ पल ही में वो जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए मरते वक्त उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को देखते हुए कहा, तुम दोनों हवेली से भाग जाओ, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बस हर हाल में तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना। इससे पहले पापा अपनी बात पूरी करते, माँ के जिस्म में रमिया समाई हुई। रमिया ने पापा का सिर उनके धड़ से अलग कर हमारे पैरों के पास फेंक दिया। पापा को मरते देख हम दोनों भाई बहन डर के मारे कांपने लगे थे। पर तभी मेरी बड़ी बहन पल्लवी ने मेरा हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर जाने को दौड़ पड़ी। मैं, दीदी, पर माँ अभी तो जिंदा है, हम उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? दीदी अब कुछ बोलती क्यों नहीं? पल्लवी, सतन, इस रमिया को मैं संभाल सकती हूँ। तुम फिर किसी भी इस तरह हवेली से दूर चले जाओ और फिर कभी यहाँ पर लौट कर मत आना। मैं दीदी का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था, इसीलिए खुद ही दीदी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए मुझे हवेली के दरवाजे की ओर जाने के लिए धकेल दिया और खुद रमिया की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। रमिया ने भी तुरंत माँ का जिस्म छोड़ दिया और दीदी के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। अभी एक पल पहले पल्लवी दीदी मेरी जान की सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थी। अब वही दीदी मेरे खून की प्यासी बन मुझे मारने के लिए पीछे आ रही थी। दीदी को अपने पीछे आते देख मैं डर गया। दरवाजा तो एक कदम आगे था और मौत एक कदम पीछे। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पास ही से एक लोहे की रॉड उठाकर उसे अपनी हिफाजत के लिए उठा कर दीदी के आगे कर दिया, जो तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। पर इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, एक झटके से दीदी का जिस्म उस लोहे की राड में फंस गया। दीदी मेरे हाथों मारी गई थी, पर खुदा की रहमत थी कि दीदी ने मरते मरते भी मुझे जिंदगी दे दी थी। दीदी के शरीर से मुझे तेज झटका लगा कि मैं बहुत तेज हवेली से बाहर आ गया। जब मैंने अपना होश संभाला तो देखा कि अनुज की बॉडी मेरे बगल से बेजान पड़ी थी और मेरा सारा परिवार एक रात में खत्म हो चुका था। मैं वहाँ बैठा था, उस हवेली को देखता रहा और रोता रहा। मुझे कभी खिड़की से तो कभी हवेली की छत पर से रोती हुई औरत दिखाई रहती। अगली सुबह गांव के पास जब ये सब खबर पहुंची तो सब लोग मेरी मदद के लिए आ गए। इस बीच मेरी नज़र उस अर्थी पर जा पड़ी जो गांव वालों ने हवेली के बाहर एक कह कर रखी थी कि जल्द ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उनका कहना सच हो गया। अब अर्थी एक थी और लाशें चार। अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने फिर कभी उस हवेली में कदम नहीं रखा। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।